नमस्कार दोस्तों, दिव्या साहित्य संग्रह में आपका स्वागत है। आज हम बाबू गुलाब राय जी का काव्यस्यु नाटकम रम्यम निबंध लेके आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं, जिसका अध्ययन हम आज करने वाले हैं ना। तो देखते हैं। बाबू गुलाब राय शुक्ल युग के अत्यंत महत्वपूर्ण निबंधकार हैं। कौन से युग के? शुक्ल युग के अत्यंत महत्वपूर्ण निबंधकार हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उनके संबंध में लिखा है ना। शुक्ल जी ने किनके? बाबू गुलाब राय जी के संबंध में लिखा है। उन्होंने लिखा तो कम है, पर उनके लेखों में भाषा की एक नई गतिविधि तथा आधुनिक जगत की विचारधारा से उद्दीप्त नूतन भावभंगी के दर्शन होते हैं। कौन लिखे हैं? शुक्ल जी ने बाबू गुलाब राय के संबंध में लिखा है ना। वे बहुआयामी प्रतिभा के साहित्यकार थे। उनकी प्रतिभा समर्थ आलोचक, प्रखर निबंधकार, कुशल संपादक और श्रेष्ठ दार्शनिक के रूप में प्रकट हुई थी। देखते हैं उनके जन्म। बाबू गुलाब राय का जन्म सन 1887 में उत्तर प्रदेश के इटावा नामक नगर में हुआ था। बाबू गुलाब राय जी का जन्म कब हुआ था? 1887 में उत्तर प्रदेश के इटावा नगर में, है ना। उन्होंने दर्शन शास्त्र में एमए किया था। उसके पश्चात क्या है, उन्होंने LLB की परीक्षा भी उत्तीर्ण की है। 1913 से 1932 तक वे छतरपुर बुंदेलखंड के महाराजा के निजी सचिव दीवान तथा चीफ जज रहे। बाद में आगरा आकर साहित्य संदेश का संपादन दायित्व संभाला। डॉक्टर गुलाब राय सेंट जॉन्स कॉलेज आगरा में अनेक वर्षों तक हिंदी के मानद प्रोफेसर भी रहे। आगरा विश्वविद्यालय ने उन्हें डीलिट की मानद उपाधि से सम्मानित किया। कौन से विश्वविद्यालय ने? आगरा विश्वविद्यालय ने उन्हें डीलिट की उपाधि से सम्मानित किया। साहित्य संदेश के संपादन काल में बाबू गुलाब राय ने कुछ नए समीक्षकों को प्रोत्साहित एवं प्रेरित किया। उनकी प्रतिभा आज हिंदी में सर्वमान्य है। ऐसे समीक्षकों में सर्वश्री नागेंद्र, डॉक्टर सत्येंद्र, शांति प्रिय द्विवेदी और कन्हैया लाल सहल के नाम अग्रगणी हैं। उनका निधन 13 अप्रैल 1963 को हो गया। बाबू गुलाब राय जी की मृत्यु 13 अप्रैल 1963 में हुआ। उनकी रचनाओं की ओर नज़र डालते हैं। निबंध संग्रह देखते हैं उनके निबंध कौन कौन से हैं। मेरे निबंध, अध्ययन और आस्वाद, कुछ गहरे कुछ उथले, जीवन रश्मियाँ, मेरी असफलताएँ, है ना। उनके समीक्षा ग्रंथ हैं। तर्कशास्त्र, कर्तव्य शास्त्र, पाश्चात्य दर्शनों का इतिहास, काव्य के रूप, हिंदी नाट्य विमर्श, सिद्धांत और अध्ययन, हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास, साहित्य समीक्षा, प्रबंध प्रभाकर आदि। उन्होंने आधे दर्जन से अधिक ग्रंथों का भी संपादन किया। बाबू गुलाब राय के हिंदी निबंध के उत्कृष्ट विचारात्मक एवं भावात्मक निबंधों में गिने जाते हैं। आत्मपरक निबंध में कुछ निबंध बहुपठित रहे, यथा मेरे नापिताचार्य, मेरा मकान, मेरी दैनिकी की एक पृष्ठ, भारतीय लेखक और मधुमेह आदि। सीधी आत्मीय शैली में लिखे इन निबंधों में चुलबुलापन और शिष्ट हास्य व्यंग विद्यमान है। परंपरा और आधुनिकता का समन्वय बाबू गुलाब राय के निबंधों की खास विशेषता है। प्रख्यात समीक्षण डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार बाबू गुलाब राय की प्रतिभा का विशिष्ट गुण है समन्वय, है ना। डॉक्टर नगेंद्र जी कहते हैं कि बाबू गुलाब राय की प्रतिभा का विशिष्ट गुण क्या है? समन्वय। प्राचीन एवं नवीन का समन्वय, है ना। प्राचीन और नए विचारों का समन्वय, पौरस्त्य और पाश्चात्य का समन्वय, बौद्धिक और रागात्मक समन्वय। बाबू गुलाब राय की भाषा शैली स्पष्ट, सरल और सरस है। संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग उन्होंने अधिक किया है। यद्यपि उर्दू, अरबी, फारसी में उन्हें परहेज नहीं है ना। उनसे उन्हें क्या कोई द्वेष से परहेज नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या तत्सम शब्दों का, संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग अधिक रूप में किया है। हास्य व्यंग उनकी भाषा का प्राण है। मुहारों और लोकोक्तियों के प्रयोग ने शैली से सजीवता ला दी है। आधुनिक गद्य के उन्नायकों में उनका क्या है? महत्वपूर्ण स्थान है। काव्यस्यु नाटकम रम्यम, जिस निबंध का हम अभी अध्ययन करने वाले हैं,
निबंध में बाबू गुलाब राय के नाटक की रमणीयता पर प्रकाश डाला है। सभी प्रकार की कलाओं में वे नाट्य कला को सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं, क्योंकि इसमें सभी कलाओं का समावेश हो जाता है। नाटक में चित्रकला, संगीत, नृत्य, काव्य, इतिहास, समाजशास्त्र, वेशभूषा, स्थापत्य आदि अनेक कलाओं का आश्रय किया जाता है ना। श्रव्य काव्य में कल्पना पर बल देना पड़ता है, जबकि दृश्य काव्य में नाटक में दर्शक को यही लगता है कि वह वास्तविकता को देख रहा है। निबंधकार ने लालित्यपूर्ण शैली से प्रस्तुत निबंध में नाटक की महत्ता का विश्लेषण किया है। आगे हम काव्येषु नाटकम रम्यम निबंध का अध्ययन करते हैं, देखते हैं। मनुष्य के हृदयगत रस स्वरूप आनंद की अभिव्यक्ति को काव्य कहते हैं। हमारे हृदयगत जो अंदर भाव की अभिव्यक्ति है उसे ही क्या है, काव्य कहते हैं। ब्रह्मानंद और काव्यानंद में केवल यही अंतर होता है ना। मनुष्य के हृदयगत रस स्वरूप आनंद की अभिव्यक्ति को काव्य कहते हैं। काव्य किसे कहते हैं, अति लघुत्तरी प्रश्न बनते हैं। ब्रह्मानंद और काव्यानंद में अंतर देखते हैं कि केवल यही अंतर होता है कि वो संसार निरपेक्ष और पूर्णतया आत्मगत होता है। काव्य का आनंद संसार निरपेक्ष तो नहीं होता, किंतु लौकिक से इस बात से भिन्न होता है कि उसमें व्यक्तिगत रहते हुए भी वह क्षुद्र स्वार्थों से ऊंचा उठा हुआ होता है। कवि के हृदय जनसाधारण के हृदय के साथ स्पंदित हो मुखरित होता है। विज्ञान की अपेक्षा कवि का दृष्टिकोण अधिक मानवीय होता है। वैज्ञानिक मनुष्य को भी पत्थर, मेढक और बंदर की तुलना में रख उसे प्रकृति के धरातल पर ले जाता है, और कवि प्रकृति का भी मानवीकरण कर उसे भाव समन्वित कर देता है। काव्य में विज्ञान का समानीकरण रहते हुए भी व्यक्तिगता और आनंद की मात्रा अधिक रहती है। विज्ञान के समानवीकरण में मानसिक तत्व रहता हुआ भी वह बाह्य सापेक्ष अधिक होता है। व्यक्तिगता के प्राधान्य के आधार पर पाश्चात्य देश में काव्य के विषयगत तथा अनुकूल और आत्मगत या प्रगीत रूप से दो विभाग किए हैं। अनुकृत में जगबीती अधिक रहती है और प्रगीत में आपबीती, है ना। अनुकृत में जगबीती रहती है और प्रगति में आपबीती। भारतीय साहित्य शास्त्र में काव्य के दृश्य और श्रव्य दो रूप बताए गए हैं। भारतीय साहित्य शास्त्र में क्या है, काव्य के दृश्य और श्रव्य दो रूप बताए गए हैं। यह आधार काव्य की ग्राहकता के ऐन्द्रिक माध्यम पर निर्भर है। इस ग्राहकता के साथ ग्रहण करने वाले के बौद्धिक स्तर के साथ काव्य के प्रभाव क्षेत्र का भी प्रश्न रहता है। दृश्य काव्य में नेत्र और श्रवण दोनों के ही द्वारा काव्य का स्वादन किया जा सकता है ना। दृश्य काव्य में क्या है, देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। ब्रह्मा जी से ऐसे ही खेल की याचना की गई थी जो दृश्य और श्रव्य दोनों ही हो। क्रीडनीयक मिच्छाम दृश्यम श्रव्यम च यद भवेत। और श्रव्य काव्य में श्रवण इंद्री का ही काम रहता है। जहाँ दृश्य काव्य में दो माध्यम होने के कारण दर्शक की कल्पना पर कम बल पड़ता है और प्रभाव अधिक सजीव रहता है, वहाँ श्रव्य काव्य विशेषकर पाठ्य काव्य का प्रभाव क्षेत्र सीमित रहता है। बालकों और अशिक्षितों को सूक्ष्म की अपेक्षा मूर्त और प्रत्यक्ष अधिक प्रभाव उत्पादक होता है ना, जिसमें देख सकते हो और सुन सकते हो, क्या हम पे जो देख रहे हैं उन पे क्या अधिक प्रभाव छोड़ता है। सुनने की अपेक्षा देखने और सुनने में ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। शाब्दिक वर्णन चाहे जितना सजीव हो, किंतु चित्र के सामने उसे हार माननी पड़ती है। जब चित्र चलते फिरते हाड़ मास चाम के भाव भंगिमा सहित हो, तब नकल और असल में विशेष अंतर नहीं रहता है। दृश्य काव्य में रूपक, नाटक आदि आते हैं। जैसा कि ऊपर कहा गया है, दृश्य काव्य की ग्राहकता के दो इंद्रिय माध्यम है, नेत्र और श्रवण, है ना। आँख और कान। आँख जिससे देखते हैं और कान जिससे सुनते हैं, तो नेत्र और श्रवण। जो नाटक में दिखाया जाता है वह वास्तव में दृश्य श्रवण ही होता है, किंतु वह नितांत ब्रह्म जगत से संबंध नहीं रखता। उसका मूल स्रोत होता है भाव जगत,
जो कि काव्य की आत्मा है, रस का आधार है। नाट्य शास्त्र में आचार्य भरत मुनि ने ब्रह्मा जी के मुख से, जिनके पास देवतागण पीड़ा और क्लेश से ग्रस्त संसार के लिए आनंद प्राप्ति के लिए सुलभ साधन की याचना करने गए थे, कहलाया है त्रैलोक्यस्य सरस्य नाट्यम भावानुकीर्तनम, है ना। नाटक तीनों लोकों के भाव का अनुकरण है ना। इसका अर्थ यही है कि नाटक तीनों लोकों के भाव का अनुकरण है। प्रगीत काव्य में भाव रहते हैं किंतु वे व्यक्तिक कुछ अधिक होते हैं। इसमें व्यापक मानवता के भाव रहते हैं। इसमें विषयगतता के साथ भाव प्रधान भी रहती है और नाटक का भाव कीर्तन लोकवृत्तानुकरण पर आश्रित होता है। नाना भाव संपन्न नानावस्था अनंतकारम लोकवृत्तानुकरम नाट्य में तन्मया कृतम। 10 रूपक का ने नाटक को अवस्थाओं की, है ना, जो मानसिक अधिक होती है, अनुकृति कहा है। साहित्य दर्पण कार ने अभिज्ञान तत्व को प्रधानता देते हुए रूप के आरोप के कारण रूपक कहा है। रूपारूपात्तु रूपकम। रूपक अलंकार में उपमेय पर उपमान का आरोप रहता है। रूपक में नट पर अनुकार्य दुष्यंत आदि का आरोप रहता है। नट से संबंध रखने के कारण नाटक नाटक कहलाता है। नाटक यद्यपि रूपक का एक भेद है किंतु यह अब व्यापक बन गया है। अरस्तु की परिभाषा है। अरस्तु ने गंभीर नाटक ट्रेजेडी को उत्तम नाटक का प्रतिनिधि मानकर उसकी परिभाषा इस प्रकार की है ना। ए ट्रेजेडी देन इज द इमिलिएशन ऑफ एन एक्शन दैट इज सीरियस एंड आल्सो अस हैविंग magnitude complete is itself in language with pleasurable accessories each kind brought in separately in the parts of the work in a dramatic, not a narrative from which incidents arousing pity or fear wherewith he accomplished its clatters of such emotions, है ना। कह रहे हैं कि ट्रेजेडी उस कार्य विशेष का अनुकरण है जिसमें गंभीरता के साथ आकार की स्वतः पूर्णता हो और जो सब प्रकार के प्रसन्नतो उत्पादक उपकरणों से अलंकृत भाषा में व्यक्त हो और जिसकी रचना नाटकीय ढंग से की गई हो, न कि प्रकथन या विवरण के रूप में की गई हो। यही गुण उसको महाकाव्य से पृथक कर देता है। इसमें ऐसी घटनाएं रहती हैं जो करुणा और भय को जागृत कर उन भावों का रेचन या निकास कर देती है। भाव का रेचन अर्थात निकास द्वारा उनका परिष्कार हो जाना नाटक का मुख्य उद्देश्य है। इस परिभाषा के निम्नलिखित तत्व मिलते हैं, है ना। ऊपर जो परिभाषा दिया गया है अरस्तु के अनुसार, है ना, उनके पहुँच निम्नलिखित जो तत्व हैं गांभीर्य, स्वतः पूर्णता, अलंकार पूर्ण भाषा, विवरण के स्थान में अभिनयात्मकता, करुणा और भय जागृत करने वाली घटनाएं। छठवां दिया है उद्देश्य रूप से भाव का परिष्कार। हमारे यहाँ भाव को प्राधान्य तो दिया गया है किंतु उनकी परिधि सीमित नहीं बनाई गई है। उसकी कलात्मकता पर काफ़ी बल दिया गया है और उसके साथ उसके ज्ञानात्मक तत्व की भी उपेक्षा नहीं की गई है। साथ ही उसके उद्देश्यों में नैतिकता को प्राधान्य दी गई है। लोकोपदेशजनम नाट्य में तद्धव विषयति न तज्ज्ञानम न तल्लिच्छपम न स विद्या न स कला न स योगो न तत्कर्म नाट्य अस्मिन् यन्न दृश्यते, है ना। ये नाट्य शास्त्र के प्रथम अध्याय में है। नाटक के आनंद और विश्रामदायी तत्व को भी भरत मुनि ने पर्याप्त महत्व दिया है ना। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में दुखांतार्न स्मर्तानम शोकर्तानम तपस्विनाम विश्रामजन्नम लोके नाट्य में तद भविष्यति। उसको धर्म, अर्थ और काम भी साधक और दुर्विनीत लोगों की बुद्धि को ठिकाने लगाने वाला, नपुंसक, भीरू और कायरों को बल प्रदान करने वाला तथा सूरों को उत्साहवर्धक बताया है। साथ ही अज्ञानियों को ज्ञान देने वाला और पंडितों को पांडित्य देने वाला, विलासियों के लिए विलास देने वाला, दुखात लोगों के चित्त को स्थिरता और शांति देने वाला कहा है। धर्मो धर्म प्रवितानम कामः कामो पसेविनाम निर्गहो दुरीनीताम मत्तानम दमन क्रिया
क्लींशानम साष्टर्य करुमोत्साह सुरमणिनां प्रबोधानां वीरोश्च वैटुष्यं विदुष्मपि ईश्वराणां विलासरच स्थैम दुःखार्दितस्य च अर्थोपजीनं विनार्थमतो वृत्तिरुदिग्न वेदसाम। यह महत्व भक्तों का सश्रुति पाठ नहीं वरन वास्तविक है, क्योंकि इसकी ग्राहकता और इसका प्रभाव व्यापक है। इसलिए इसको पंचम वेद कहा गया है और इसका अधिकार शूद्र या कम ज्ञान वाले लोगों को भी बतलाया है। तस्मात् सुजा परम वेदम पंचम सर्वर्णिकम। नाटक, महाकाव्य और उपन्यास तीनों ही काव्य रस के साथ जनता में उपदेश की कटु औषधि को ग्राह्य बनाने के साधन रहे हैं, किंतु तीनों में भेद है। जगबीती का वर्णन गद्य और पद्य दोनों में हो सकता है। पद्य में जो वर्णन होता है वह प्रायः महाकाव्य के रूप में होता है। रामायण हमारे यहाँ आदि महाकाव्य है। महाकाव्य के पद के आकार के अतिरिक्त जाति अथवा युग की भावना का प्राधान्य रहता है। तुलसी के समय की हिंदू जनता की भावनाओं का जैसा जीता जागता चित्र रामचरितमानस में मिलता है, वैसा अन्यत्र नहीं मिलता। उसका नायक जाति का नायक और प्रतिनिधि होता है। महाकाव्य एक प्रकार में संस्कृति के मान्य गुण थे। रघुवंश में पी सस्यो अभ्यस्त विद्यानम यौने विशेषणाम आदि श्लोकों में भारतीय संस्कृति की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। साकेत में भी आर्यों का आदर्श बनाने आया सांस्कृतिक पक्ष का ही उद्धार किया गया। गद्य के अनुकरणात्मक रूपों में उपन्यास की मुख्यता रही है। नाटक गद्य और पद्य के बीच की बीज है ना, और अब उनमें गद्य की प्राधान्यता होती जाती है। नाटक शुद्ध गद्य तो नहीं होता, तो भी उसकी गणना प्राय गद्य में ही की जाती है। उसमें कथोपकथन की प्रधानता रहने के कारण वह गद्य के गद्य धातु बोलने के अर्थ में आता है, शब्दार्थ का अधिक अनुकरण करता है। महाकाव्य की अपेक्षा इन दोनों में व्यक्ति के चरित्र चित्रण की प्रधानता रहती है। रामायण और उत्तर चरित्र के राम में थोड़ा अंतर है। रामायण के राम जाति नेता, उद्धारक, जाति रक्षा का आदर्श पुरुष है। उनमें आर्य सभ्यता मूर्तिमान होकर उत्तरामचरित के राम व्यक्ति के रूप में आते हैं। वे राजा, किंतु राजा के साथ वे अपना निजी सुख दुख रखते हैं। सब चीज़ों में उनकी निजी संबंध दिखाई पड़ता है। उत्तर रामचरित में हमको उनके हृदय का अधिक परिचय मिलता है। जब वे कहते हैं कि दुख के लिए ही राम का जीवन है, तब उनका व्यक्तित्व निखर कर आता है। उपन्यास और नाटक में व्यक्ति का प्राधान्य रहता है, किंतु इनके दृष्टिकोण में अंतर है। उपन्यास चाहे जिस रूप में हो, भूत से ही संबंध रखता है। वह आख्यान का ही रूप है। आजकल अंग्रेजी में भविष्य से संबंध रखने वाले भी उपन्यास लिखे गए हैं, किंतु उनमें भी लेखक भविष्य की कल्पना को देखकर, यानी उसे भूत बनाकर उसका पीछे से वर्णन करता है। नाटक का भी विषय भूत ही होता है ना। भूत ही होता है मतलब पुराना ही होता है, किंतु नाटककार उसे प्रत्यक्ष है ना वर्तमान की घटना, वास्तविक घटना, आंखों देखा घटना के रूप में दिखाना चाहता है। वो भूत को आंखों के सामने घटाने का प्रयत्न करता है। उपन्यास घटी हुई घटना को कहता है, नाटककार कहता नहीं है, वरन वह घटना की प्रत्यक्ष में आवृत्ति कर दृष्टाओं को उनकी ही आंख में दिखाना चाहता है। वह सिनेमा के ऑपरेटरों की भांति अपना व्यक्तित्व छिपाए रखता है। यदि उसका व्यक्तित्व कहीं दिखाई पड़ता है तो वह किसी पात्र के रूप में पाठकों के सामने आता है। उसमें अगर पाठक लोग आवरण के भीतर से पहचान ले तो दूसरी बात है, लेकिन वह स्वयं आवरण उतारता नहीं है। इसी आधार पर काव्य के दृश्य और श्रव्य दो भेद किए गए। महाकाव्य में विषय का विस्तार तो उपन्यास का सही रहता है, किंतु महाकाव्य आदर्शों उन्मुख अधिक होता है। उपन्यास और नाटक में यथार्थ की मात्रा अधिक रहती है। उपन्यास जीवन का पूरा चित्र देने का प्रयास करता है। यद्यपि उपन्यास में भी चुनाव रहता है, तथापि नाटक में चुनाव की कला अधिक परिलक्षित होती है। वह ऐसे दृश्य चुनता है जिनमें कथा का तारतम्य टूटे बिना संक्षेप में पात्रों का चरित्र व्यंजित हो जाए और रस की अभिव्यक्ति भी हो जाए। इसलिए नाटक में 3 मुख्य तत्व होते हैं, वस्तु, नायक और रस, है ना। नाटक के 3 प्रमुख तत्व माने जाते हैं, वस्तु, नायक और रस।
इन्हीं के आधार पर रूपकों का विभाजन होता है। उपन्यास की अपेक्षा नाटक में रस की अभिव्यक्ति कुछ अधिक होती है। कम से कम भारतीय नाटकों में, पाश्चात्य नाटकों में भी दिखाई देता है। नाटक में महाकाव्य और उपन्यास जैसी बृहदार्थकता रहती है, किंतु पात्रों की प्रगीत काव्य जैसी भावपरायणता भी रहती है। नेत्रों के अनुरंजन के साथ शिक्षा और उपदेश कांता संमितयोपदेश युजे की उक्ति को सार्थक करता है। नाटक में उपन्यास की सी वास्तविकता के साथ महाकाव्य से आदर्श भी व्यंजना रहती है। नाटक एक साथ मनोरंजन और शिक्षा का कारण बनता है ना। नाटक क्या है, उसे देख के हमें मनोरंजन भी हो जाता है हमारा, और वो हमें शिक्षा भी देता है। धन्यवाद दोस्तों। यही है निबंध का अंत होता है।